हेलो स्टूडेंट, लो फिर आ गए आज बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। बेटा पिछले वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में स्टडी किया था, यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी किया था। मेंडल साहब ने कहा था कि उनका जो F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो होगा वो 9:3:3:1 का होगा, ठीक है। पर ये लॉ आगे चल के फेल हो जाता है। फेल होने के पीछे कहानी ये थी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मॉर्गन, उनका नाम था TH मॉर्गन। मॉर्गन साहब क्या किए? मॉर्गन साहब एक फ्रूट्स फ्लाई के ऊपर रिसर्च कर रहे थे जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलोनोगेस्टर, ठीक है। उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। मॉर्गन साहब जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें इससे समझने की कोशिश की, साथ ही साथ एक चीज और समझने की कोशिश किया कि मेंडल्स का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, क्या ये जो रूल है जो वो वैलिड है कि नहीं, मेंडल्स का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या ये सही एप्लीकेबल है कि नहीं। तो उन्होंने क्या देखा कि F2 जनरेशन में 9:3:3:1 का रेशियो नहीं मिल पा रहा है। अब मसला यह आया कि अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है और उन्होंने किया क्या। तो बेटा उन्होंने क्या किया, एक ब्राउन बॉडी रेड आइड मिल लिया, ठीक है। जनरली जो इसको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो देखो, जो बॉयज होते हैं जनरली ब्राउन होते हैं, हमारा शक्ल देखिए ब्राउन कलर का है। बॉयज जनरली गोरे नहीं होते हैं और गुस्से जल्दी हो जाते हैं, एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा होने के चलते गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए ब्राउन बॉडी और रेड आइड इनको याद कर सकते हैं। और फीमेल क्या होती है, येलो बॉडी और व्हाइट आइड। आप समझ सकते हैं ये ज्यादा खूबसूरत दिखेगी, ठीक है, और ये कम खूबसूरत दिखेगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि जो ब्राउन बॉडी और रेड आइड मेल है वो क्या है बेटा, वो वास्तव में मेल है, और जो येलो बॉडी और व्हाइट आइड है वो क्या है भाई साहब, फीमेल है। ऐसा इस पर उन्होंने रिसर्च किया। जब रिसर्च किया तो उन्होंने F2 जनरेशन में 9:3:3:1 का जो रेशियो है उसको उन्होंने देखा कि ये रेशियो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? तो एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि देखो भैया, अगर मेंडल साहब का जो बात है वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो फेल कैसे हो जा रहा है। मेंडल साहब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो लकीली उन्होंने राउंड और येलो के लिए, ये दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, राउंड और येलो। तो जब ये जीन गैमेट के अंदर इनहेरिट करते हैं तो कैपिटल R एक आया और कैपिटल Y आ गया, तो इसके अंदर आपस में कोई लिंकेज यानी कि आपस में कोई मिक्सिंग देखने को नहीं मिला। तो लकीली उनकी बात 9:3:3:1 वाली वैलिडेट हो गई। उन्होंने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च किया था। जब मॉर्गन साहब ने रिसर्च किया तो देखा कि भाई साहब इनके बीच में कुछ बहुत सारे जीन हैं जिनके बीच में एक फिजिकल एसोसिएशन देखने को मिल रहा है, जिसको उन्होंने एक नाम दिया लिंकेज। बोला अगर दो जीन एक दूसरे के बहुत पास है और एक ही क्रोमोसोम पे पाई जाती हैं तो देखने को यह मिलेगा कि वो एक दूसरे से टाइटली लिंक्ड होंगी। अगर वो टाइटली लिंक्ड होंगी तो उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और लिंकेज अगर कम है तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। इसका क्या सेंस है? सिंपल सा फंडा है, दो जीन के बीच की दूरी अगर बहुत कम है, दो लोगों के बीच की दूरी कम है, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, टाइटली बॉन्डेड है। अगर टाइटली बॉन्डेड है तो उनके बीच में उनके संबंध को खराब करना आपके लिए मुश्किल होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर थोड़ा इनके बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो इनके बीच के संबंधों को खराब करना अब आसान हो जाएगा। वही फंडा है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम किसी भी जीन से गैमेट बनाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी मियोसिस होता है। मियोसिस के दौरान आप जानते हैं कि एक रिकॉम्बिनेशन की घटना देखने को मिलती है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होने लगता है। लेकिन ट्रांसफर तब होता है जब दो जीन एक दूसरे से बहुत दूर हो, आपस में कोई एसोसिएशन ना हो। अन्यथा अगर ये दोनों बहुत पास हैं तो इनके बीच में एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा और ये ट्रांसफर नहीं होंगे।
यही कौन कहा? मॉर्गन साहब का है। तो एक वर्ड में समझिएगा, दो जीन अगर आपस में बहुत पास हैं तो उनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, जैसा का तैसा सीधे सीधे गैमेट में इनहेरिट कर जाते हैं, यानी लिंकेज उसमें ज्यादा होगा। लिंकेज मतलब संबंध बहुत टाइट होगा, लिंकेज ज्यादा होगा तो उसमें मिक्सिंग क्या होगा? कम। ये फंडा है, ठीक है। इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टुअर्ट वॉन। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। कहा कि देखो भैया, अगर किसी के अंदर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो रिकॉम्बिनेंट, जितने रिकॉम्बिनेंट हैं अपॉन टोटल इंटू 100 कर दोगे, आ जाएगा। कहा कि देखो लिंकेज की स्थिति क्या है? लिंकेज की 3 स्थिति बन सकती है, या तो कंप्लीट लिंकेज होगा, और अगर कंप्लीट लिंकेज हुआ तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? साफ नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज कब होगा? जब दो दिन बहुत पास पास हो, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, यानी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर लिंकेज इनकम्प्लीट है, ये बहुत कॉमन होता है, तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1 से लेके 50 के बीच में होती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई लिंकेज नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन आपको 50% देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए किसी के बीच का अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1% है, बात समझिएगा, किसी के बीच का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1% है, मतलब इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे तो कहानी क्लियर हो जाएगी। किसी के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1% है, इसका मतलब कि उसमें जो रिकॉम्बिनेंट है वो कितने हैं? टोटल में से मात्र 1% है, ठीक है। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? 50%। ये नीट 2018 या 19 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर 1% है, या 1 मैक यूनिट का क्या सेंस है? तो 1 मैक यूनिट का सेंस यही है कि उनकी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 1% है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 50% हो सकती है। कहानी क्लियर है? ओके, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन रहा किससे रिलेटेड? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड। कोई रॉकेट साइंस नहीं, फिर से सुन लीजिए क्या है। देखिए, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? ये बात मेंडल साहब नहीं कहे, ये बात मॉर्गन साहब ही कहे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैलिड तब है जब दो अलग अलग कैरेक्टर के जो जीन है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए जाते हो, तो वो इंडिपेंडेंटली गैमेट में इनहेरिट करते हैं। ऐसा मेंडल साहब ने कहा था और उसको वेरीफाई मॉर्गन साहब ने किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने जब ड्रोसोफिला मेलोजेनेस्टर के ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने ये रेशियो नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि जब एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन बहुत पास पास होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो उनके बीच में लिंकेज देखने को मिलेगा। लिंकेज का मतलब है कि अगर दो जीन अगर बहुत पास पास हैं तो अब जब उनमें मियोसिस होगा, यानी जब गैमेट बनेगा, तो इनके बीच में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होंगे, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की घटना होने के बावजूद भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसे का तैसा ही गैमेट में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि जितना कम दूरी होगी उतना ज्यादा लिंकेज होगा, और जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतना कम क्या होगा? उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आगे चल के उनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टुअर्ट वॉन। क्या नाम था? अल्फ्रेड स्टुअर्ट वॉन। उन्होंने कहा कि भैया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल। यानी कि अगर मान लीजिए आप अगर पूरी कॉलोनी ले रहे हैं और उस कॉलोनी में 10 लोग रिकॉम्बिनेंट हुए, ठीक है, 10 लोग रिकॉम्बिनेंट हैं और आपने लिया कितना? 100 लोगों का, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 10/100 इंटू 100, यानी कि आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10% मिलेगी। 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की यूनिट 1 मैप यूनिट होती है, तो भैया 10% की कितनी हो जाएगी? 10 मैप यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ये कहानी किससे रिलेटेड मिली मुझे? मॉर्गन साहब से रिलेटेड मिली। एनसीईआरटी में एक चेकर बोर्ड बनाया है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन जो नीट 2022 में पूछा गया है उसको कर लेते हैं, क्या कहानी है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप देखिए यहाँ फ्लैश हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ए एंड सी के बीच में 5% है, बोला बी एंड डी के बीच में 9% है, ए एंड बी के बीच में 20% है, और ए एंड डी के बीच में 29% है। तो बताइए ए बी सी और डी का क्रोमोसोम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या ऑर्डर होगा?
तो मैं एक लंबा सा क्रोमोजोम बना रहा हूं, ये मान लीजिए हमारा क्रोमोजोम है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है। पहले देखो सबसे ज्यादा दूरी किसमें और किसमें है, ए और डी में। चलो ए लिख लो यहाँ और डी लिख लो भैया यहाँ, ठीक है। कितना परसेंट है बेटा, 29%, मतलब इनके बीच की दूरी 29 mu है। चलो ए और सी के बीच का 5%, ठीक है। तो मैं कहीं सी इधर लिख लेता हूं, इसका 5 हो गया। अब कह रहा है कि बी और डी में 9 है, यानी बी कहीं इधर होगा। बी और इसके बीच में कितना, 9%। और ए और बी में कितना है भैया, 20%। तो ए और बी के बीच में कितना होगा बेटा, 20% हो गया। हो गया ऑर्डर, सिंपल सा। तो देखो यार, पहले ए आ गया, फिर सी, फिर बी और फिर डी। तो राइट आंसर क्या हुआ लल्ला, ए, फिर सी, फिर कौन, बी, फिर डी। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है यहाँ कि ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 9%, ए और सी के बीच में 17% और बी और सी के बीच में 26%। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड रहे क्वेश्चन से रिगार्डिंग। अब एक एनसीईआरटी में बड़ा सुंदर सा फिगर बनाया हुआ है जिसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो होता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से अगले 5 मिनट 6 मिनट सुनिएगा, मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उस फिगर को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसको बना लीजिए। अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स बना ले जाएंगे तो कहानी बड़ी आसान लगेगी आपको। जो पहले से सीखा है वही अप्लाई करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस थोड़ा आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दिया है इसलिए समझ में नहीं आता है। तो देखो करना क्या है, पहले एक तरफ रिसेसिव लिख लो और एक तरफ डोमिनेंट लिख लो, ठीक है। रिसेसिव में क्या है, येलो बॉडी का कलर रिसेसिव है और ब्राउन बॉडी का कलर क्या है, डोमिनेंट है। व्हाइट आई का कलर क्या है, रिसेसिव है, और रेड आई का कलर क्या है, डोमिनेंट है। उसी तरह से मिनिएचर वाला क्या है, रिसेसिव है, और नॉर्मल विंग जो है वो डोमिनेंट। देखो हमने डोमिनेंट वाले को प्लस से दिखाया है और रिसेसिव वाले को माइनस से। अब वो दो फिगर है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। एक में बहुत ज्यादा लिंकेज है, रिकॉम्बिनेशन कम है, और दूसरे में लिंकेज कम होने से रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। जैसा कभी पहले से बताते आ रहे हैं कि भैया दूरी कम तो क्या होगा, लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। रिकॉम्बिनेशन हमको दिख रहा है 1.3% के आसपास है, और पेरेंटल 98.7% दिख जा रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी लेके बैठिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा हम बताना क्या चाहते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, हमको इस चीज को थोड़ा दूसरे लहजे में समझिए। हम ये मान लेते हैं कि ये फीमेल है, तो फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, तो हम लिख ले रहे हैं एक्स के ऊपर YW और इधर भी YW। जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को अप्लाई करते हैं। इधर ये मेल है तो उसके पास एक Y+W+ और एक सबसे अलग सबसे जुदा Y क्रोमोसोम होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस नहीं हेमीजाइगस सिचुएशन कहते हैं। Y छोटा होता है। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर संभव नहीं है क्योंकि ये दो अलग अलग नेचर के, ठीक है ना। हाँ, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, यानी इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, इनके तो साफ है नहीं देखने को मिलता, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। तो देखो ये क्या है, वास्तव में ये जीन है। अब जीन से गैमेट बनाएंगे, तो गैमेट बनाएंगे तो XYW और इधर भी XYW। इधर क्या बनेगा, XY+W+ और इधर क्या बन जाएगा, Y। ये लोग कैसे हैं, YW किसके लिए है, YW है येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल, यानी हमने जो ले रखा है वो क्या ले रखा है, येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल लिया है, ठीक है। और उसका क्रॉस कराया है किससे, Y+W+ यानी ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल के साथ। ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल के साथ हमने क्या कर दिया है भैया, क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल को ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल के साथ क्रॉस कर दे। इसी को हम वाइल्ड टाइप भी कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा टाइप बेटा, वाइल्ड टाइप कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वाइल्ड टाइप यानी कि बेसिकली डोमिनेंट वाले को वाइल्ड टाइप कह देते हैं, ठीक। तो भैया देखो गैमेट बन के तो तैयार हो गया। अब गैमेट बना दिए तो पिनट स्क्वायर बना लो। जब पिनट स्क्वायर बनाओगे तो क्या दिखेगा, इधर दिख जाएगा XYW,
ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और इधर हो जाएगा वाई। वो ध्यान से सुनिए, कॉपी किताब सब छोड़ के बस ध्यान से सुनिए, कल 2 मिनट 5 मिनट और सुनेंगे कहानी क्लियर हो जाएगी। तो इधर देखो एक्स वाई डब्ल्यू इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। इधर देखो तो क्या हो जाएगा एक्स वाई डब्ल्यू और एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। तो देखो एक्स वाई डब्ल्यू और एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस के कितने मिले, 2 मिले। चलो अब हम बना लेते हैं। इधर किताब में आपके क्या किया है, झोल क्या है, उसने यहां लिख दिया है वाई डब्ल्यू और यहां लिख दिया है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस का फीमेल मिल गया उसको, ठीक है। और दूसरा क्या किया है एक्स वाई डब्ल्यू वाई और एक्स वाई डब्ल्यू वाई। तो उसने मेल के केस में क्या किया है, एक ही बनाया हुआ है। क्या कर दिया भैया, मेल के केस में एक ही बनाया है। इधर लिखा है वाई डब्ल्यू और इधर क्या कर दिया भैया हमारा एक जो वाई क्रोमोसोम है वो। तो ये हो गया मेल। कहानी क्लियर है। तो बना वास्तव में कितने 4, लेकिन उसने दिखाया कितना है 2, ठीक। ये इसकी कौन सी जनरेशन हुई, ये इसकी F1 जनरेशन। इतना कहानी क्लियर है, बोलो भाई। अब मैं उधर वाला को मिटाऊंगा, ठीक है। इधर वाला आप माइंड में रखिएगा, ठीक है, कि कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है भैया, इतनी सारी बात अगर हो गई तो अब हम बनाएंगे F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में एक मेल को ले लेते हैं और एक फीमेल को। इस तरह से समझेंगे तो समझ में आएगा। किताबी वाला भाषा को अभी तुरंत क्लियर कर देंगे, स्क्रीन पे लगा देंगे, देख लीजिएगा। हम इन बनाए 4 में से 2 ले लिया, एक्स वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। और एक ये फीमेल हो गई, ठीक है। और जो मेल लिया वो क्या है भैया, वो है एक्स वाई डब्ल्यू वाई। अब देखो पहले तो प्योर पता कर लेते हैं, यानी कि लिंकेज ज्यादा है तो ज्यादातर तो प्योर ही मिलने वाले हैं। तो इनका अगर हम गैमेट बनाते हैं तो इनका गैमेट बनेगा एक्स वाई डब्ल्यू और वाई प्लस। समझ लीजिए सीधे हम क्रॉस करा दे रहे हैं, ठीक है। गैमेट तो बनाना आता ही आप लोगों को। तो यहां क्या कर देंगे, इधर बना लेंगे एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा एक्स वाई डब्ल्यू और इधर हो जाएगा वाई। अब ध्यान दीजिएगा, किताब में जो ये फिगर है ना, ये इधर राइट वाला, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इस वाले और इस वाले को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैंने रेड कलर से किया है ना, उसको 2 भाग में डिवाइड करिए। तो अब एक भाग वाला अभी समझिए क्या है। देखिए सर, एक मिलेगा एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू। देखो कोई दिख रहा है आपको एक्स वाई डब्ल्यू? देखो एकदम लास्ट वाला दिख रहा होगा, एकदम लास्ट वाला देखो एक्स वाई डब्ल्यू है कि नहीं। तो लास्ट वाला दिख गया। अब उधर देखो ये फीमेल है, इधर वाली भी फीमेल। देखो एक फीमेल तुमको मिलेगी एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। 2 फीमेल मिल गई। देखो किताब में देखो। अब मेल को देखो, उसी लेफ्ट साइड का देखना जिस तरह से बटवाए। मेल को देखो तो एक मिलेगा तेरे को वाई डब्ल्यू और एक वाई, मतलब वो जो जीन बनाया है। और एक मिल जाएगा क्या वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और एक वाई। चेक करो, चारों मिल गए लेफ्ट साइड वाले, चारों लेफ्ट साइड वाले मिल गए। ये चारों जो लेफ्ट साइड वाले जो मिले वो वास्तव में क्या है लल्ला, पेरेंटल हैं। पेरेंटल का मतलब इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं आया, नो रिकॉम्बिनेशन की घटना देखी है। यानी कि लिंकेज क्या दिखा, मैक्सिमम दिखा है, लिंकेज मैक्सिमम है। अब हम स्टेट क्रिएट करते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो गया हो मान लो, तो इसमें तो क्रॉसिंग ओवर संभव ही नहीं है, अकेला एक्स है खाली। जब 2 एक्स रहेंगे तब ना क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी कि ट्रांसफर होगा मियोसिस के दौरान। तो इसमें हुआ होगा मियोसिस के दौरान, हुआ क्या होगा, एक्सचेंज कर लेते हैं। एक लिख लेते हैं वाई प्लस स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, और इसका एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इधर बन जाएगा वाई प्लस स्मॉल डब्ल्यू और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वाई डब्ल्यू प्लस। एक्सचेंज हो गया। देखो
प्लस वाला इधर और इधर वाला इधर, ठीक है। इसका तो जैसे का तैसे रह जाएगा। अब इस तरह से करके देख लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखो थोड़ा सा समझ में आ रहा है? तो देखो यार, अब क्या कर लेना है, फिर से वही कहानी फॉलो कर लो। क्या करोगे, चेकर बोर्ड बनाओ और अब राइट साइड का देखना। पहले लेफ्ट साइड का देखे थे, अब राइट साइड का। तो देखो इधर कर लेते हैं एक्स वाई प्लस डब्ल्यू और एक्स वाई डब्ल्यू प्लस, इधर हो गया एक्स वाई डब्ल्यू और वाई, क्रॉस करा लो। देखो राइट साइड में एक आपको वाई प्लस डब्ल्यू और एक्स वाई डब्ल्यू मिलेगा, इधर देखो एक y प्लस डब्ल्यू और y मिल जाएगा। नीचे देखो x y डब्ल्यू और x y डब्ल्यू प्लस हो गया और एक हो गया y डब्ल्यू प्लस और y। तो देखो 4 मिल गए, 2 फीमेल ऐसी मिलेंगी और 2 मेल। ये कैसे है बेटा, रिकॉम्बिनेंट टाइप के हैं और इनकी जो संख्या है वो हमको लगता है 1.3% के आसपास ये है और 98.7% ये है। क्यों है ऐसा, क्योंकि जो येलो बॉडी और व्हाइट आइट जो करेक्टर है ये इतने पास पास हैं कि इसमें लिंकेज बहुत तगड़ा है। इसके बगल वाले फिगर को इसी पैटर्न पे समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा लल्ला। एक बहुत बड़ा बहुत कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन को मैंने आपको क्लियर किया। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।